नमस्कार, जय हिंद। मैं पूजा गिरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ एसआरए करंट मंत्र में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी परीक्षा में आपको सहूलियत हो, इसीलिए हमने अब से हर माह में जो है वीकली करंट अफेयर स्टार्ट किया है ना। एक माह में 4 बार आपको वीकली करंट अफेयर मिलेगा। ये जो पहला आज हमारा जो लेक्चर है वो 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक का है, जिसमें हमने जुलाई के पहले माह के जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो इसमें समाहित किए हैं ना। अब से जो 4 हिस्सों में आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ सकें, याद कर सकें, और उसके बाद जो महीना है उसके अंत में आपको पूरा मंथली करंट अफेयर मिलेगा। इससे पहले हम जून माह का आपके लिए ला चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दे दी है, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है ना। पहले देश की बात हो रही है, ठीक, तालिबान सरकार को। तो कौन है वो? भारत, चीन, रशिया या ईरान? कौन है? और इसका जो सही उत्तर है वो है रूस। ठीक, रशिया जो है वो ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। इससे पहले अभी तक किसी भी देश ने आधिकारिक मान्यता नहीं दी थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान में ही अफगानिस्तान के जो अधिकारी हैं और रशिया के जो राजदूत हैं उनके बीच में एक बैठक हुई और उसके बाद रशिया ने ये बड़ा निर्णय लिया। तो आपको याद रखना है, बात हो रही है रशिया की। ठीक, ये आप देख सकते हैं सरकार। उसके बाद अगला है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, है ना। किसकी बात हो रही है? वॉक ऑफ फेम पुरस्कार की बात हो रही है। पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? देखिए, पहली, और वो भी कौन? भारतीय महिला। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो कौन बन गई है? आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या ऐश्वर्या राय बच्चन? कौन बन गई है? और इसका सही उत्तर है दीपिका पादुकोण। ठीक, कौन बन गई है? दीपिका पादुकोण बन गई है। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, है ना। ये जो पहली भारतीय है महिला बनी है जिन्होंने हॉलीवुड की वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गया, और ये ग्लोबल पहचान का प्रतीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर ने देश का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया है ना। क्यूआर आधारित की बात हो रही है। क्यूआर आधारित डिजिटल एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया है। किसने किया है? पुणे ने, बेंगलुरु ने, इंदौर ने या अहमदाबाद ने? है ना, किसने किया है? ये किया है इंदौर ने। इंदौर ऐसा करने वाला पहला शहर बन गया है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हर घर के बाहर एक क्यूआर कोड लग जाएगा। ठीक, जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आपको वो किसकी प्रॉपर्टी है, क्या एड्रेस है, उससे संबंधित सारी जानकारी सिर्फ एक स्कैन के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो इस जो ये कदम है, ये पहल है, इसके बाद से इंदौर के हर घर में जो है क्यूआर कोड लग जाएंगे, और उसके बाद ये पूरी तरह से जो है क्यूआर आधारित डिजिटल एड्रेस सिस्टम लॉन्च हो चुका है, मतलब हो चुका है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में किस शहर में क्वाड, किसकी बात हो रही है? क्वाड की, क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है ना। कहाँ पे लिया है? न्यूयॉर्क में, सिडनी, वॉशिंगटन डीसी या टोक्यो? कहाँ पर लिया है? और इसका जो सही जवाब है वो है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पर इन्होंने भाग लिया है ना। अब देखिए ये प्रश्न जैसे ही आप पढ़ते हैं आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई क्वाड क्या होता है, क्वाड क्या होता है। तो ये 4 देशों का समूह है। जब भी आप कोई भी प्रश्न पढ़े तो आप एक जो जिस भी टॉपिक की बात होती है, कोशिश क्या कीजिए कि एक बार उसको 360 से रिवाइज कर लें हाथों हाथ। चीज़ें जो है बर्डन नहीं बनेगी, और आपको जो है बहुत सहूलियत होती है कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करने में, है ना। तो हाथों हाथ तुरंत चीज़ों को अगर आप करेंगे तो हमने देखा कि क्वाड क्या है, इसका सही जवाब वॉशिंगटन डीसी। ठीक, ये देखिए अब ये यहाँ पे बात हो रही है क्वाड की। तो क्वाड की देखिए सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो 2007 में हुई थी, और उसके बाद उसको जो पुनर्गठित किया गया वो 2017 में किया गया। किन 4 देशों का समूह है तो वो हम देख लेते हैं। ठीक, ये जो है आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि यूएस, ठीक, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इन 4 देशों का ये समूह है। इस तरीके से आप एक बॉक्स बना के याद कर सकते हैं, और ये जो वहाँ के फ्लैग हैं उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए
तो अब जब क्वाड की बात हो रही है तो उसकी स्थापना कब हुई, किन देशों का समूह है, किस उद्देश्य से बनाया जाता है, जब आप ये 2-3 पॉइंट कवर करेंगे तो तुरंत आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है ना। तो इसकी बैठक कब हुई, कहाँ पर हुई, ये सारी चीज़ें। तो क्वाड जो है इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो 4 देश हैं इनके बीच में आर्थिक मजबूती देना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करना, व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, जाहिर सी बात है इन्हीं मुद्दों के लिए एक कोई सा भी बड़ा जो मंच है वो बनाया जाता है, शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास, है ना। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की पहली देखिए ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे भारत की नहीं लिखना है। ठीक, ये है पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई जेनिफर साइमंस। ठीक, क्या नाम है इनका, जेनिफर साइमंस, किस देश से संबंधित हैं। तो क्या हमें इस प्रश्न से क्या समझ में आया, पहली बात की जो जेनिफर साइमंस है वो पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है कहीं की, है ना। और कहाँ की चुनी गई है वही प्रश्न में पूछा गया है, फिजी, सूरीनाम, गुयाना या फिर त्रिनिदाद और टोबैगो, कहाँ की चुनी गई है। और जो इसका सही उत्तर है वो है सूरीनाम, है ना, सूरीनाम की है ये। ठीक, सूरीनाम की, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और पहली है, महिला है और राष्ट्रपति हैं, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय किस देश में इस्पात कंपनी सेल, SAIL, सेल के द्वारा खोला गया है। ठीक, कहाँ पे खोला गया है, और ये खोला गया है दुबई में, UAE दुबई में। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय है ये, है ना, पहला। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं उनको आप विशेष ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव पहली बार, फिर से पहला आ गया है ना, तो पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पे, गोवा, केरल, जम्मू कश्मीर या गुजरात। और ये किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में पहली बार। कौन सी खेल की बात हो रही है, तो खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव की बात हो रही है ना। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं तस्वीर। और ये जो है पहला अवसर है जब जम्मू कश्मीर में जल खेलों को बढ़ावा देने के लिए इन खेलो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। ठीक, चलिए अगला है कि पराग जैन को किस खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है ना। आपको बताना है किसका किया गया है, NIA का किया गया है या IB का किया गया है, रॉ या NSG, किसका किया गया है, रॉ का किया गया है ना, रॉ। अब आपको जैसे रॉ का नाम आए तो सबसे पहली बात तो ये कि रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो आपको बताना है कि रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रॉ का फुल फॉर्म होता है खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, ये होता है रॉ का फुल फॉर्म। ठीक, और उसी का प्रमुख इन्हें नियुक्त किया गया, किसे, पराग जैन को, है ना। ठीक, ये तस्वीर भी आप इनकी यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति कौन सी है ना। अभी ये इंडेक्स जारी किया गया होगा, है ना, और इसीलिए पूछा है कि इसमें भारत की क्या स्थिति है, कौन सी रैंक है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। और जो भारत की रैंक है वो है तीसरी। ये देखिए आप यहाँ पे लिस्ट भी देख सकते हैं, ये भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। और भारत में कुल कितनी यूनिकॉर्न है, 67। इसके ऊपर, भारत के ऊपर जो 2 देश हैं वो कौन है, एक तो यूनाइटेड स्टेट है और एक चाइना है। तीसरे नंबर पे आ गया भारत, और उसके बाद फिर UK। और दूरी जो है लगभग 53 ये है और ये 67 पर है ना, तो दूरी तो है। उसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में 1 जुलाई को निम्नलिखित में से कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, कौन कौन से मनाए जाते हैं, GST दिवस और किसान दिवस, या फिर राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और संविधान दिवस, GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, या फिर श्रमिक दिवस और महिला दिवस। कौन सा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये दोनों मनाए जाते हैं। GST दिवस के बारे में तो सबको पता है ना, 1 जुलाई जो है 2017 को इसकी स्थापना की गई थी, है ना। ये GST दिवस तो सबको याद है, लेकिन दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, चिकित्सा नहीं, चिकित्सक दिवस। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, 1 जुलाई को गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का जो है फुल फॉर्म होता है और लागू किया गया था, और इसीलिए इसे GST दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अब आपको याद रखना है कि जो दूसरा दिवस है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती पर भारत नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाता है, जो देश के डॉक्टरों के योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा कि जुलाई 2025 में भारतीय रेलवे ने कौन सा वित्तीय परिवर्तन लागू किया जो यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है? और कौन सा परिवर्तन है? फ्री ट्रेन सफ़र बढ़ाया गया है, या फिर तत्काल टिकट के लिए आधार OTP अनिवार्य किया गया है, या फिर UPI पेमेंट पर अतिरिक्त कर, या फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट, है ना? कौन से नए नियम लागू किए गए हैं? और इसका सही जवाब है बी, तत्काल टिकट के लिए आधार OTP अब अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेन का सफ़र करते होंगे वो तो इस बदलाव से जाहिर सी बात है वाकिफ़ होंगे, है ना? चलिए, क्यों किया गया है ऐसा? ताकि फर्जी बुकिंग पर नियंत्रण इससे मिलेगा। अगला है सी फ्लड नाम का उद्देश्य क्या है, जिसे 2 जुलाई 2025 को CR पाटिल के द्वारा लॉन्च किया गया? क्या नाम है? सी फ्लड। नाम से ही समझ में आ रहा है हमको, ठीक है, आपदा से ही संबंधित होगा। तो जलवायु परिवर्तन अनुसंधान, बाढ़ का पूर्वानुमान प्रणाली, जल संरक्षण परियोजना, या वन पुनर्वीकरण योजना। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर है वो है बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली। ठीक, ये है इसका सही उत्तर। अभी बारिश के समय पे इसको लॉन्च किया गया है। क्यों? क्योंकि बाढ़ के पूर्वानुमान की प्रणाली ये आपको जानकारी देगी कि कहाँ पे बाढ़ संभावित क्षेत्र है और पहले से ही सुरक्षा वहाँ पे उपलब्ध करवाई जा सके। ठीक, चलिए, यह एक एकीकृत वेब आधारित सिस्टम है जिसमें बेहतर आपदा प्रबंधन और तैयारी के लिए इसे लागू किया गया। चलिए, अगला है किस अफ्रीकी देश ने 2025 में भारत के प्रधानमंत्री को नागरिक सम्मान प्रदान कर भारत अफ्रीकी संबंधों को और मजबूत किया है? कौन सा देश है? नाइजीरिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका, या केन्या? देखिए, अगर आपको पता होगा, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, तो अभी इसी सप्ताह में हमारे जो PM मोदी हैं वो कहाँ पे गए थे? घाना देश की यात्रा पे गए थे, है ना? घाना गए थे। ये एक अफ्रीकी देश है और यहीं पर जो है उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये देखिए, सम्मानित करते हुए उनकी तस्वीर भी है। और इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है कि दोनों देशों के बीच मजबूत होते रणनीतिक संबंधों का संकेत है ना? कोई सा भी अगर किसी देश में कोई जाता है वहाँ पे और सम्मानित करने का उद्देश्य ये कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। और ऐसे ही संबंधों अगर वो विजिट करते हैं तो कुछ ही दिनों बाद हमको उन दोनों के बीच में कोई बड़ा समझौता देखने को मिलता है, कोई बड़ी डील देखने को मिलती है। ठीक, चलिए, अगला है हमारा जुलाई 2025 में PM नरेंद्र मोदी को घाना के द्वारा कौन सा शीर्ष नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? अभी हमने ये तो देख लिया कि घाना देश के द्वारा किया गया, है ना? अभी कौन सा सम्मान दिया गया? ठीक, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ईगल्स ऑफ घाना, या फिर ऑर्डर ऑफ द वॉल्टा, या फिर ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, और मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। आई नो ये बहुत कठिन है नाम सारे, लेकिन अगर आप एक नाम याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जहन में बैठ जाते हैं। फिर 4 ऑप्शन देखते ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको संकेत देता है कि यही वाला जो ऑप्शन है इसके होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसलिए इन चीज़ों से भागा मत किया कीजिए, कोशिश क्या कीजिए कि एक बार पढ़ लें, कहीं ना कहीं वो दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें, है ना? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? सी, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ठीक, चलिए, ये अभी आपने तस्वीर देखी थी ये वाली। 3 जुलाई को 2025 को घाना की राजधानी अक्रा में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया, है ना? और ये घाना का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उन्हें प्रमुख वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया, है ना? चलिए, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, क्या है कि जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस ऐतिहासिक योद्धा की प्रतिमा का अनावरण पुणे स्थित NDA में किया? प्रतिमा की बात कर रहे हैं ना, तो किसकी प्रतिमा? छत्रपति शिवाजी महाराज की, है ना? महाराणा प्रताप की, पेशवा बाजीराव प्रथम की, या तात्या टोपे की?
और जो इसका सही उत्तर है वो है पेशवा बाजीराव प्रथम, है ना। इनके बारे में आप सब जानते होंगे, है ना, जब आप सबने मूवी भी देखी होगी, उसके बाद से तो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इनके बारे में जानते हैं। ठीक, तो इन्हीं की प्रतिमा का अनावरण किया गया और कहाँ पे किया गया, ये एनडीए में, ठीक, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में किया गया। पेशवी बाजीराव प्रथम की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। क्यों? क्योंकि उनका तेजस्वी युद्ध नीति, अखंड नेतृत्व और मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्हें जाना जाता है। और ये अनावरण जो है वो राष्ट्रभक्ति और सैन्य परंपराओं को सम्मान देने की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम है। ठीक, और इसी के साथ जो है आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। ये जुलाई के पहले माह के जो फर्स्ट वीक था उसके सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, और ऐसे ही जो अगले लेक्चर्स हैं वो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। और बची हुई जो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती है वो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको तुरंत उपलब्ध करवाई जाती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत कर लें। ठीक, मिलते हैं फिर किसी और इम्पॉर्टेंट लेक्चर में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।